इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ ना जानवर होते ना इंसान, सिर्फ हर तरफ हरा भरा सामान, घास, पौधे, पेड़ और एल्गी। क्या आपने कभी सोचा है इन सब का एक कॉमन कनेक्शन क्या है? वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन ये सिंपल नहीं है, इस किंगडम के भी अपने सीक्रेट्स हैं। कौन है सबसे पहला प्लांट? किसने सबसे पहले जमीन पर अपने पैर जमाए? और कहां से आई ये सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम रोज देखते हैं? आज हम करेंगे एक टाइम ट्रैवल, ले चलेंगे आपको वापस वैसी जगह जहां लाइफ शुरू हुई थी, पानी में। From microscopic algae to giant angiosperm, discover how plants become rulers of earth. So tighten your seat belts क्योंकि द DNA डायरी लेकर आया है एक एनिमेटेड जर्नी। लेट्स बिगिन द ग्रीनेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमें कैरोलस लिनस ने दिया था। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हैबिट, कलर, नंबर, शेप और ऑफ लीव्स। मतलब जो लिनियस थे सिर्फ इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते थे। पर इसकी कुछ वीकनेस थी, जैसे कि इन्होंने नेचुरल रिलेशनशिप को इग्नोर किया। दूसरा, इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ज़्यादा अफेक्ट कौन होगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट से ज़्यादा अफेक्ट होगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर मीन्स फ्लावर। तो अगर कोई प्लांट अफेक्ट हो रहा है तो उसका लीफ, स्टेम, ये सब चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट होगी एज कम्पेयर टू द फ्लावर। तो उन्होंने इस चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है एनवायरनमेंट से, पर सेक्सुअल कैरेक्टर इजीली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट से। तो इक्वल इंपॉर्टेंट कैसे दे सकते हैं? नेक्स्ट हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से, क्योंकि हम इसमें सिर्फ चीज़ों को बाहर से नहीं देख रहे हैं, हम इसमें चीज़ों को बाहर से मतलब मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम चीज़ों की एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी भी देख रहे हैं। एनाटॉमी मीन्स कि हम किसी चीज़ को अंदर से स्टडी कर रहे हैं। थर्ड है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम करेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कॉमन एंसेस्टर पे बेस्ड है। लेकिन मान लो कि अगर हमारे पास कोई भी फॉसिल्स एविडेंस प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम मॉडल टूल्स का यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोड्स का और नंबर का यूज़ करते हैं। मतलब समझ सकते हैं कि हमें कोई कैरेक्टर मिला और हमने उसको एक नंबर दे दिया, एक कोड असाइन कर दिया, और इस तरीके से हम डाटा को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं और एक एक समय पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी कर पाते हैं। सेकंड है हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर हम क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और बिहेवियर कैसा है, इस चीज़ के बारे में पता करते हैं। एंड कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूट मतलब DNA कैसा है, एक्रोमेटिक कंपाउंड्स कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इस चीज़ को तुम ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन इन प्लांट ग्रुप्स। ये कुछ प्लांट्स हैं, एल्गी। एल्गी के अंदर जो मेल का सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम एंथ्रीडियम बोलेंगे और फीमेल के ऑर्गन को हम ऊगोनियम बोलेंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन को आर्चिगोनियम। टेरिडोफाइट्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन को आर्चिगोनियम। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को पोलन ग्रेन एंड फीमेल ऑर्गन को आर्चिगोनियम। एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोशियम एंड फीमेल ऑर्गन को गाइनोशियम बोलते हैं। सेकेंड है हमारा लाइफ साइकिल। अगर हम देखें एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अगर हम प्लांट की मेन बॉडी की बात करें, एल्गी की मेन बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइट होती है। ब्रायोफाइट का भी गैमीटोफाइट होता है। टेरिडोफाइट के अंदर की डोमिनेंट बॉडी जो होती है
वो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों होती है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर स्पोरोफाइट उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। अब देखो, लगे हाथ हम गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब इसकी मेन बॉडी हैप्लॉइड है और ये काफी डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसे किसी की भी जरूरत नहीं होती है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये फ्री लिविंग होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ये ग्रीन कलर का होता है और ये मतलब ग्राउंड पार्ट पे ये लगा हुआ होता है। और ये गैमेटोफाइट वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाता है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है जब इसे खाना चाहिए होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट ही फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, स्पोरोफाइट तो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता है, इसलिए ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये ग्रीन कलर का नहीं होता है। अगर हम आसान भाषा में समझे तो गैमेटोफाइट प्लांट का वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और स्पोरोफाइट वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखो और समझो कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो गैमेटोफाइट है और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है जो ग्रीन कलर का नहीं है वो स्पोरोफाइट है। अगर प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एल्गी जो होता है उसको पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन की। मतलब यहाँ पे जो उसका मेल गैमेट है वो मोटाइल है। मोटाइल का मतलब होता है कि वो मूवमेंट कर सकता है, उसके ऊपर फ्लैजला निकला हुआ होता है। ब्रायोफाइट के अंदर भी सेम केस है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को पानी की जरूरत नहीं होती है फर्टिलाइजेशन की और इसका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल नहीं होता है और ना ही उसके ऊपर कोई फ्लैजला होता है। अब देखते हैं कि सबसे पहली बार कौन से प्लांट के अंदर क्या चीज आई। एल्गी के अंदर सबसे पहली बार जाइगोट पाया गया, ब्रायोफाइट के अंदर एम्ब्रॉय पाया गया, टेरिडोफाइट के अंदर वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम पाए गए, जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे पहली बार सीड पाया गया और एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहली बार फ्रूट पाया गया। अब ये समझो कि जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर उसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूट, स्टेम, लीव्स किसके अंदर पाया जाता है। एल्गी के अंदर इन तीनों में से कुछ नहीं होता और ना ही ब्रायोफाइट के अंदर कुछ होता है, लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लिप्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में और एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स वगैरह कुछ नहीं होता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है और डेफिनेटली जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है मतलब वो ऑटोट्रॉप है, मतलब अपना खाना वो खुद बना सकता है। एल्गी मेनली एक्वेटिक होता है। एल्गी वहां मिलेगा जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पे मिलेगा, लकड़ी पे मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। एल्गी जो होते हैं वो कभी कभी स्लॉथ बियर पर भी पाया जाता है। स्लॉथ बियर एक एनिमल का नाम है, उसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट हो जाता है। एल्गी जो फंगस के साथ मिल जाता है तब लाइकन बोलते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जब एल्गी की दोस्ती फंगस के साथ हो जाती है तब उसे हम लाइकन बोलते हैं। और एल्गी की जो मेन बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। एल्गी के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे एल्गी कॉलोनियल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वॉलबॉक्स, फिलामेंटस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, एंड कैल्प्स भी हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा जैसे कि ब्राउन एल्गी। एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से होता है। पहले हम देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, जिसमें हर एक फ्रेगमेंट डेवलप्ड होता है नए थैलस में। फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक बॉडी होती है और उसकी बॉडी दो हाफ्स में डिवाइडेड हो जाती है, जिसको हम थैलस बोलते हैं, मतलब डॉटर थैलस। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी किसी एल्गी को करना होगा तो वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा, और सबसे कॉमन स्पोर जो कोई भी एल्गी प्रोड्यूस करता है उसको हम ज़ूस्पोर बोलते हैं। ज़ूस्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है। फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि उसके ऊपर फ्लैजला निकला हुआ होता है और फ्लैजला निकलने की वजह से वो मूवमेंट कर सकता है, और मूवमेंट कर पाना मतलब कि वो मोटाइल होता है और वो जर्मिनेशन कर सकता है न्यू प्लांट का। थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली दो गैमेट्स होंगे जिनका फ्यूजन होगा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और ओगैमी तरीके से हो सकता है। आइसोगैमी का मतलब होता है कि अगर मेल और फीमेल गैमेट बाहर से मतलब मॉर्फोलॉजिकली दिखने में बिल्कुल सेम ही लगे तब हम उसको बोलते हैं आइसोगैमी। और आइसोगैमी के अंदर जो गैमेट होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा में।
अनाइसोगैमस के अंदर यहाँ पे 2 गैमेट्स होते हैं जो कि जिनका साइज अलग अलग होता है, डिसिमिलर इन साइज होते हैं, और मतलब ये गैमेट का साइज अलग अलग होता है। फीमेल का जो गैमेट होता है वो बड़ा होता है और मेल का जो गैमेट होता है वो छोटा होता है। ओगैमी के अंदर जो फीमेल का गैमेट होता है वो बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और फीमेल का गैमेट के अंदर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोरिंग होता है फीमेल गैमेट। वहीं पे अगर मेल का गैमेट देखें तो वो छोटा सा होता है, मोटाइल होता है, कोई फूड स्टोर नहीं कर पाता है, जैसे कि वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। एल्गी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गी 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, बहुत सारे एल्गी को फूड की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे कि पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। कॉलेरा जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है और इसलिए उसको फूड की तरह यूज किया जाता है। स्पेशली कॉलेरा को एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं बिकॉज वो हमारी तरह दाल चावल स्पेस में लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो कॉलेरा को लेके जाते हैं। अगार जो कि एक रेड एल्गी है, उसको यूज किया जाता है ताकि हम माइक्रोब्स और फूड प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम और जेलीज बना सके। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एल्गी होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। एल्गी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी एंड रेडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अगर हम तीनों एल्गी के बीच में कंपैरिजन करें तो जो हमारा ग्रीन एल्गी होता है उसके अंदर पिगमेंट ए और बी प्रेजेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर पिगमेंट ए और सी प्रेजेंट होता है, और रेड एल्गी के अंदर पिगमेंट ए और डी प्रेजेंट होता है। कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे ग्रीन के अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होता है, और रेड एल्गी के अंदर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है। जब कोई एल्गी अपना फूड बना लेता है तो ग्रीन एल्गी अगर अपना खाना बनाएगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगा, वहीं जब ब्राउन एल्गी बनाएगा तो वो अपने मैनिटोल एंड लेमिनेरिया के फॉर्म में स्टोर करेगा, और रेड एल्गी फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर होता है, ब्राउन एल्गी जो होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, और रेड एल्गी भी मल्टीसेलुलर होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो ग्रीन एल्गी अनाइसोगैमी और ओगैमस किसी भी तरीके से कर सकता है, और ब्राउन एल्गी के लिए भी सेम चीज़ है, पर जो हमारा रेड एल्गी है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ आइसोगैमस के थ्रू ही होगा। ग्रीन एल्गी के अंदर 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं जिनका लेंथ बिल्कुल इक्वल होता है एंड एपिकली अटैच्ड होते हैं, लेकिन जो हमारा ब्राउन एल्गी होता है उसके अंदर 2 ही फ्लैजिला होते हैं और दोनों ही अनइक्वल होते हैं और वो लेटरली अटैच्ड होते हैं। और जो हमारा रेड एल्गी होता है उसके अंदर तो फ्लैजिला ही नहीं होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर होती है, अंदर वाली लेयर जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और बाहर वाली लेयर पेक्टिन से बनी होती है। ब्राउन वाले एल्गी के अंदर उसकी इनर लेयर सेलुलोज से बनी है और आउटर लेयर एल्जीन से बनी है। वहीं पे रेड एल्गी के अंदर उसकी इनर सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है और आउटर लेयर पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी हुई है। तो ये था एल्गी के बारे में कंपैरिजन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉमनली वहीं ग्रो करना पसंद करते हैं जब ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज होता है, जैसे कि हिल्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है बिकॉज ये रहते तो सॉइल पर हैं, पर जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये इस चीज़ के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं उनकी बॉडी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है कि जिसके पास ट्रू रूट नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है और ना ही ट्रू स्टेम है। ब्रायोफाइट्स प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होते हैं। ये जो ब्रायोफाइट हैं वो किस तरीके से सोइल के साथ अटैच्ड होते हैं, रूट तो इनके पास नहीं होता है, रूट के बदले इनके पास रूट जैसा दिखने वाला एक फॉल्स स्ट्रक्चर जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, वो उसकी मदद से ये सबस्ट्रेटम से मतलब ग्राउंड से चिपके हुए होते हैं। इनके पास ट्रू रूट ना ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स कुछ नहीं होता है। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि ये प्रोवाइड करते हैं फूड टू द हर्बीवोरस एनिमल्स को। स्फेगनम जो कि एक मॉज है वो पीट प्रोवाइड करता है। पीट मतलब क्या होता है? पीट का मतलब होता है एक
कि जो स्फेग्नम है, जो कि एक तरीके का मॉस है, जब मॉस सड़ जाते हैं और पास में आते हैं, मॉस सड़ गए, पास में आ गए और ये बहुत ब्लैक कलर के होते हैं और इनको हम तब पीट बोलते हैं। जब ये सड़ के पास आके काले रंग के हो जाए, बिल्कुल सड़ जाए, तब इनको पीट बोलते हैं। और ये पीट बहुत अच्छे तरीके से फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं और बहुत अच्छे से जलते भी हैं। स्फेग्नम को हम यूज कर सकते हैं पैकेजिंग मटेरियल में, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो क्या होगा कि उसके रूट को तो नहीं मिलेगा वाटर, तो फिर उसकी रूट्स जो है वो डैमेज हो जाएगी। पर जब हम स्फेग्नम की पैकेजिंग करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी मटेरियल को, तो वो बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। मॉस जो है वो डेंस मैट्स फॉर्म कर लेते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे ग्राउंड पे या कहीं भी मॉस को मैट्स की तरह, तो लगेगा किसी ने मैट ही सच में बिछा दिया है। और मॉस जो होते हैं वो सॉइल इरोजन को बहुत रिड्यूस कर देते हैं। ब्रायोफाइट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में, एक लिवरवर्ट्स और एक मॉस। पहले पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स के बारे में। और लिवरवर्ट्स ऐसी जगह ग्रो करना पसंद करते हैं जहाँ पे स्ट्रीम्स हो, मार्शी ग्राउंड हो, डैम्प सॉयल हो, ट्रीज के बार्क के अंदर एक्सेट्रा। पर लिवरवर्ट्स को देख के क्या पहचाना जा सकता है कि वो लिवरवर्ट है? बिल्कुल, क्योंकि लिवरवर्ट्स की बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके सा है कि पहले हम देख के उसे पहचान सकते हैं। पहला हम ये लिवरवर्ट की जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। थैलस का मतलब होता है कि एक ऐसा पौधा का वह भाग होता है, एक ऐसा प्लांट जिसमें उसकी जड़ कहाँ है, उसका तना, उसका स्टेम, उसका लीव्स कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं हम। और दूसरा है डॉर्सोवेंट्रल। डॉर्सोवेंट्रल का मतलब होता है कि अगर हम लिवरवर्ट की बॉडी को देखें तो उसके 2 साइड्स हैं। ऊपर वाली साइड को हम बोलेंगे डॉर्सल और नीचे वाली साइड को बोलेंगे वेंट्रल। और तीसरा है क्लोजली अप्रेस्ड, मतलब लिवरवर्ट की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ग्राउंड से चिपकी हुई होती है। लिवरवर्ट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। एसेक्सुअल के अंदर वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन कर सकती है और दूसरा गैमा कप की मदद से। नेक्स्ट है मॉस। और मॉस में एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया है, इसमें मॉस का सिर्फ लाइफ साइकिल बताया गया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनियम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टेरिडोफाइट्स की तरफ। टेरिडोफाइट्स के अंदर हॉर्नस्टेल और फर्न, ये 2 तरीके के पौधे आते हैं। और टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी होती है, डोमिनेंट बॉडी जो फोटोसिंथेसिस कर पाती है, वो स्पोरोफाइट होती है। और टेरिडोफाइट ऐसे पहले प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब जाइलम और फ्लोएम है तो इनके अंदर फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। और ये सबसे पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स जिन प्लांट्स के अंदर मिलता है वो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं। यूज ऑफ टेरिडोफाइट्स, दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज इनको हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं। ये सोयल बाइंडर्स भी होते हैं। सोयल बाइंडर्स का मतलब होता है कि अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखने का ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर कोई प्लांट की जड़ें मिट्टी को ज्यादा अच्छे से पकड़ी हुई है तो वो अपनी जगह पे ज्यादा स्टेबल रह पाएगी। और अपने हमने घरे में देखा होगा कि प्लांट्स लगते हैं तो वो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट्स को हम ऑर्नामेंटेशन और सजावट के लिए यूज करते हैं। टेरिडोफाइट्स उन्हीं जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं जहाँ पे कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस हो। पर कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो सैंडी सोइल में भी ग्रो कर जाते हैं। 2 टाइप ऑफ लीव्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट्स, मतलब टेरिडोफाइट्स के अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं ना, तो किसी प्लांट के अंदर उनकी लीव्स छोटी भी हो सकती है और किसी प्लांट के अंदर उनकी लीव बड़ी भी हो सकती है। अगर लीव छोटी है तो उसको हम माइक्रोफिल बोलते हैं और अगर बड़ी है लीव्स तो उसको हम मैक्रोफिल बोलते हैं। स्मॉल का एग्जाम्पल है सिलेंजुला एंड इक्विस्टम एंड लार्ज का एग्जाम्पल है फर्न्स। हमें ये तो पता है कि टेरिडोफाइट स्पोर प्रोड्यूस करता है, पर वो स्पोर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। पहला होमोस्पोरस और दूसरा हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब कि प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ स्पोर, मतलब जो एक ही तरीके के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एग्जांपल है सम स्पीसीज ऑफ सिलेंजना एंड सेल्विनिया। ये कुछ स्पीशीज हैं जो कि एक स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। एंड हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि जो 2 तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करे। 2 तरीके के स्पोर्स मतलब एक फीमेल स्पोर होगा और एक
मेल स्पोर होगा। मेगास्पोर एक ऐसा स्पोर होता है जिससे फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और माइक्रोस्पोर जिससे मेल गैमेटोफाइट आगे जाके बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसको याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक है कि प्लीज लर्न साइंस प्रॉपरली। P मतलब फिलोप्सिडा, L मतलब लाइकोप्सिडा, S मतलब सिनोप्सिडा एंड P मीन्स टेरोप्सिडा। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ उनके अंदर बीज ही होता है, उसके बाहर की फ्रूट नहीं होती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओव्यूल तो होता है पर उस ओव्यूल के बाहर ओवरी की वॉल नहीं होती है। समझ सकते हैं कि बीज तो होता है पर उस बीज के बाहर फ्रूट नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म का ही मतलब होता है नेकेड सीड। नेकेड सीड का मतलब होता है नंग बीज, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें उसके सीड्स नेकेड हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनका साइज मीडियम भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है और श्रब्स भी हो। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो सबसे टॉलेस्ट ट्री है उसका नाम है सीक्वा। सीक्वा एक रेड वुड जाइंट और सबसे टॉलेस्ट ट्री है। टाइप ऑफ रूट्स इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जनरली टैप रूट प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे पाइनस एंड साइकस, उनके अंदर स्पेशल टाइप के रूट प्रेजेंट होते हैं। जैसे पाइनस के अंदर जो रूट प्रेजेंट होता है उस रूट को हम माइकोराइजल रूट बोलते हैं। पाइनस के अंदर इमेजिन करना कि एक प्लांट है पाइनस, उसका रूट्स है, उसकी रूट में फंगस लग गया है और हमने उसी फंगस लगे हुए रूट को माइकोराइजल रूट बोल दिया है। और फंगस उसके रूट में लग के क्या कर रहा है, वो उसको उस पाइनस के प्लांट को हेल्प कर रहा है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एंड H2O फ्रॉम द सोइल। दूसरा प्लांट है साइकस। साइकस का जो रूट है, इमेजिन करना कि ये साइकस एक प्लांट है और उसके रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया नामक मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया लग गया है और उसकी रूट को हमने कोरोलॉइड रूट बोल दिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है साइकस के लिए। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो स्टेम्स होती हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल साइकस के अंदर, और ब्रांच्ड भी हो सकती है फॉर एग्जांपल पाइनस एंड सेड्रस के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरीके की हो सकती है। साइकस एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसके अंदर पिनेटली लीव्स प्रेजेंट होती हैं सिर्फ कुछ ही सालों के लिए। और जिम्नोस्पर्म के लीव्स के अंदर इतनी ज्यादा अडेप्टेशन, इतनी ज्यादा हिम्मत मतलब ताकत है कि वो टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो, कितना भी लो हो, ह्यूमिडिटी हो, बहुत तेज हवा बह रही हो, विंड कैसा भी हो, मतलब उन सबको उनके अंदर सहने की शक्ति है जिम्नोस्पर्म के लीव्स के अंदर। मतलब जिम्नोस्पर्म की लीव्स ऐसी कंडीशन में भी सरवाइव कर जाती है। कॉनिफर्स, कॉनिफर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो कि कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा प्लांट है पाइनस। पाइनस के जो लीव्स होते हैं वो निडल लाइक होते हैं और इसके जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया को, क्योंकि निडल जैसे लीव्स है तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। और पाइनस के जो लीव्स होते हैं उनके पास थिक क्यूटिकल होता है एंड उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो संकर मतलब अंदर की तरह धसे हुए होते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म का मतलब ही होता है फ्लावरिंग प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर ग्रो करता है। और एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ओव्यूल्स के बाहर ओवरीज होता है। जैसे कि एक फ्रूट होता है उसके अंदर सीड होता है, उसी तरीके से एक ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। और रही बात इनके हैबिटेट की, तो ये हर जगह मिलते हैं, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हो, चाहे नदी बह रही हो या फिर घर हो, कहीं भी ये मिलते हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनका साइज स्मॉलेस्ट भी हो सकता है और टॉल भी हो सकता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट है उसका नाम है वोल्फिया, और जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट है उसका नाम है यूकेलिप्टस, और जिसका साइज 100 मीटर्स तक होता है। पर एंजियोस्पर्म इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें फूड देते हैं, हमें फॉडर देते हैं एनिमल्स के लिए, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं और बहुत यूजफुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स मीन हम डाइकॉट बोलते हैं, मतलब एक ऐसा सीड जिसके अंदर 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, और मोनोकॉट्स मतलब एक ऐसा सीड जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट है। इस वीडियो के जितने भी एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था प्लांट किंगडम का एक छोटा सा सफर। अब आप बताओ कि कौन सा प्लांट किंगडम सबसे इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो द DNA डायरी को, जहां लर्निंग होती है फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग। थैंक यू।